कभी कभी हम जिन बातों से सबसे ज़्यादा डरते हैं वही बातें हमें सबसे ज़्यादा सिखा जाती हैं। मोनिका जी ने जिंदगी भर सास बहू के रिश्ते को संदेह और नियंत्रण की नज़र से देखा, लेकिन जब उनकी बेटी दिव्या की शादी हुई तब एक नई कहानी ने दस्तक दी, जिसने रिश्तों के मायने ही बदल डाले। जब से मोनिका जी की बेटी दिव्या की शादी हुई थी, तब से वो उसे यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि अपनी सास और ननद से जरा बचकर रहना। अगर वो लोग तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगी तो तुम्हें चैन की सांस भी नहीं लेने देंगी। दिव्या ने शुरुआत से ही देखा था कि उसकी माँ उसकी भाभी मानवी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं। उसे मन ही मन लगता था कि माँ हर सास को अपनी तरह ही समझती हैं क्या। दिव्या के ससुराल में उसकी सास, ननद, पति और ससुर जी ही थे। सास और ननद का व्यवहार तो इतना सीधा और सरल था कि उन लोगों ने पहले दिन से ही दिव्या को बहुत सहज महसूस करवा दिया था। दिव्या को लगता ही नहीं था कि वो अपना घर छोड़कर किसी नए माहौल में आई है। एक सप्ताह बाद ही जब वो मायके आई तो उसकी माँ पूछने लगी, बेटा तेरे ससुराल में सब ठीक तो है ना? तेरी सास और ननद ने तुझे परेशान तो नहीं किया? तो वो मुस्कुराते हुए बोली, नहीं माँ, मेरी सास और ननद तो बहुत अच्छी हैं। तो उसकी माँ विरोध करते हुए बोल पड़ी, अरे ये तो शुरुआत है, इसीलिए वो लोग मीठी मीठी बातें करती होंगी। बेटी, सास और ननदें तो जहर की पोटली होती हैं। भाभी के सामने माँ की बात सुनकर दिव्या सकपका गई कि भाभी के लिए तो हम दोनों भी सास ननद हुई। तभी बेटी का बैग चेक करते ही माँ ने सर पकड़ते हुए कहा, हाय राम, तेरे गहने कहाँ हैं? दिव्या ने धीरे से कहा, वो गहने तो सारे ससुराल में ही हैं, बस जितने पहनकर आने थे वो पहनकर आ गई। मोनिका जी गुस्से में बोली, मैं तुझे पहले भी समझा चुकी थी कि अपने गहने तू खुद संभाल कर रखना, सास और ननद के हाथ में मत पड़ने देना। तू अपने गहने उन लोगों के पास छोड़कर कैसे चली आई? दिव्या कहने लगी, माँ, मम्मी जी तो कह रही थी कि सारे गहने अपने पास ही रखो, लेकिन मुझे लगा कि इतने सारे गहने संभालने की झंझट कौन उठाएगा, इसलिए मैंने उन्हें ही रखने के लिए दे दिए। फिर भी उन्होंने सारे गहने मेरी ही अलमारी में रख दिए और ताला लगाकर चाबी मुझे ही दे दी है। और आपको क्या चाहिए? मोनिका जी कहने लगी, दूसरी चाबी तो उनके पास होगी ही, तेरे पीठ पीछे वो गहने चोरी कर लेंगी। तो अब दिव्या झल्ला उठी और कहने लगी, माँ बस करो, जब से आई हूँ तब से तुम यही सब बोले जा रही हो। मेरी सास और ननद बहुत अच्छी हैं, और थोड़ी देर पहले तुमने ये भी कहा कि सास और ननद जहर की पोटली होती हैं। तो माँ, तुम भी एक सास हो और मैं भी एक ननद हूँ, तो क्या हम दोनों भी इस घर की बहू के लिए जहर की पोटली हैं? मोनिका जी गुस्से से भड़कते हुए बोली, मैं तुझे तेरी सास और ननद से बचने के गुण सिखा रही हूँ और तू उल्टा मुझे ही सुना रही है। दिव्या कहने लगी, बचने की ज़रूरत ही क्या है माँ, वो लोग बहुत अच्छी हैं और आप भी अच्छी बन सकती हो। बस थोड़ा ये सोचकर देखो कि जो व्यवहार आप भाभी के साथ करती हो, वैसा ही व्यवहार क्या आपको अपनी बेटी के लिए बर्दाश्त होगा? शायद नहीं, तो फिर भाभी के लिए ऐसा व्यवहार क्यों है? माँ, मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है जो मुझे अच्छी सास और ननद मिल गई, लेकिन भाभी की किस्मत अच्छी बनानी है या बुरी, ये तुम्हारे हाथों में है। और मेरी सास और ननद के खिलाफ अब कभी कुछ गलत मत बोलना। भगवान ना करे कि हमारे प्यारे रिश्ते को किसी की नज़र लग जाए। इतना कहकर वो अपने रूम में चली गई तो मोनिका जी गुस्से से उसे घूरती रह गईं। इधर किचन में काम कर रही मानवी ने भी ननद की सारी बातें सुन ली थीं। उसे बड़ा अच्छा लग रहा था कि उसकी ननद को एक प्यारा ससुराल मिला है, और साथ ही उसे ननद की समझदारी पर भी गर्व हुआ। शुरुआत से ही उसने भाभी का साथ दिया था और आज भी वो माँ को समझाने की ही कोशिश कर रही थी। वो सोचने लगी कि दीदी इतनी समझदार हैं, काश मम्मी जी भी थोड़ी समझदार होती तो घर में शांति ही रहती। खैर, एक बार समझाने पर मोनिका जी तो समझने वाली नहीं थी।
मानवी ने भी यही सोचकर मन को समझा लिया था कि सास भले ही समझदार ना हो, लेकिन ननद तो समझदार है। अब वो अपनी सास के तानों को नज़रअंदाज कर दिया करती थी, उनकी बातों को दिल से नहीं लगाती थी। जब उसने सास को पलटकर जवाब देना बंद कर दिया तो मोनिका जी खुद ही बौखलाई हुई रहती थीं कि आखिर बहू उन्हें पलटकर जवाब क्यों नहीं देती है। अब अकेले भी वो कितने दिनों तक बकबक करती। जब भी वो बहू को ताने मारती थीं या उसे कोसती थीं तो वो एकदम ठंडी प्रतिक्रिया देती थी, जिसे देखकर वो खुद ही खींच उठती थीं। धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगा कि बहू को अब उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो भी अब चुप रहने लगी थीं। सास बहू के रिश्ते के बीच एक ठंडी बर्फ सी जम गई थी। बस मानवी घर के काम करती थी, समय से अपनी सास को खाना पानी दे देती थी, लेकिन उनके रिश्ते में वो गर्माहट नहीं थी कि दोनों साथ बैठकर कोई बातचीत कर सकें। धीरे धीरे जब समय बीता और मोनिका जी बुजुर्ग और कमज़ोर रहने लगीं तो अक्सर वो अपने कमरे में ही अकेली पड़ी रहती थीं। उनकी सहेलियों की भी उम्र हो गई थी और उनमें से कुछ इस दुनिया से ही चली गई थीं। मोनिका जी भी कहीं ज़्यादा बाहर नहीं जा पाती थीं। तब एक बहू ही होती थी जो दिन भर घर में उनके साथ रहती थी, लेकिन वो तो उनसे बात भी नहीं करती थी। अब मोनिका जी सोचती थी कि काश मैंने बहू के साथ एक प्यार भरा रिश्ता बनाया होता तो हम दोनों सास बहू एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करते। लेकिन अब उनके जीवन में एक खालीपन था जो उन्हें कचोटता था। उन्हें याद आने लगता वो समय जब कभी कभी वो बेटी के ससुराल जाती थी तो देखती थी कि दिव्या अपनी सास और ननद के साथ हंसती खेलती रहती थी। उसके घर के आंगन में खिलखिलाहट गूंजती थी। वहीं मोनिका जी के घर में एक खामोशी पसरी रहती थी। बहुत सारे काम निपटाकर अपने रूम में चली जाती थी और अपने शौक पूरे करने में लगी रहती थी। शुरुआत से ही उसकी सास ने उसे इतने ताने मारे थे कि उसे सास से बात करने की इच्छा ही नहीं होती थी। जब मोनिका जी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो एक दिन जब बहू खाना देने आई तो उन्होंने उसकी हथेली थाम ली और आंसू भरी नज़रों से उसकी ओर देखने लगी। मानवी के लिए ये बहुत हैरानी की बात थी। उसने हैरानी से कहा, माँ जी क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मोनिका जी ने नज़रें चुराते हुए कहा, बहू तबीयत तो ठीक है मेरी, बस मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैं फालतू की बातें किया करती थी और तुम्हें ताने मारती रहती थी। एक समय पर मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, मैं अपनी दुनिया में ही मस्त रहती थी और तुम्हें ताने मार कर ही खुश रहती थी। लेकिन आज मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। एक एक करके मेरी सहेलियाँ भी इस दुनिया से चली गई हैं, रिश्तेदार भी अपने आप में मगन रहते हैं। अब बुढ़ापे में एक तुम ही हो जिसके साथ मेरा सबसे ज़्यादा समय बीतता है, लेकिन मैंने कभी तुम्हारी कदर नहीं की, तो अब तुम भी मेरे साथ समय बिताना पसंद नहीं करती हो। मैं क्या करूं बताओ? बस तुम मुझे माफ़ कर दो। क्या मेरे जीवन के अंतिम समय में तुम मुझे सास बहू के मीठे रिश्ते का सुख दोगी? कहते कहते उनकी आवाज़ भारी हो आई और वो रो पड़ी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जिसे वो साड़ी के पल्लू से पोंछने लगी तो मानवी का दिल भी पिघल गया। आखिर वो इतनी पत्थर दिल तो थी नहीं कि रोती हुई सास को देखकर चुप रह जाए। उसने भी भरे गले से कहा, माँ जी, जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी तो मैंने हमेशा से यही सोचा था कि अपनी सास और ननद के साथ एक प्यार भरा रिश्ता बनाऊंगी। दीदी तो मेरे साथ बहुत प्यार से रहती हैं, लेकिन आपने कभी भी मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं की। आपने मुझे हमेशा झिड़की दी, ताने सुनाए, तो मुझे लगा कि आपको मेरे साथ अच्छा रिश्ता बनाना ही नहीं है। इसलिए मैं धीरे धीरे अपने आप को समेट कर आपसे दूर हो गई। लेकिन अब अगर आपको लगता है कि हमारे बीच एक प्यार भरा रिश्ता बनने की पहल हो सकती है तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। इतना कहकर उसने अपनी सास की हथेली को धीरे से दबा दिया तो सास की आंखें खुशी से चमक उठीं। उस दिन के बाद से दोनों सास बहू के बीच जमी हुई बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी थी। दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से बातें करती थीं, साथ में टीवी देखती थीं, सुबह शाम थोड़ी दूर तक टहलकर आ जाया करती थीं।
अब तो कभी कभार मानवी उन्हें अपने साथ शॉपिंग पर भी लेकर जाने लगी थी। तो अब मोनिका जी का मन भी बहुत हल्का हल्का सा रहता था और उन्हें बहुत खुशी महसूस होती थी। वो सोचने लगे कि इतने सालों तक मैं बहू के विरोध में जी रही थी, लेकिन सचमुच अगर प्यार से एक साथ मिलजुल कर रहा जाए तो वक्त बड़ी सहजता से कट जाता है, वरना एक दूसरे के लिए षड्यंत्र रचना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, इन सब कुचक्रों में खुद की मानसिक शांति भी खराब होती है। और ये बात उन्होंने अपने पूरे जीवन के अनुभव से सीखी थी। अब मोनिका जी को ये एहसास हो चुका था कि रिश्तों को बांधकर नहीं बल्कि खुलकर जीकर ही निभाया जाता है। बुढ़ापे में जिस प्यार और सम्मान के लिए वो तरस रही थी, वही अब उनकी बहू मानवी ने उन्हें देना शुरू कर दिया था। एक बर्फीले रिश्ते में तपिश लौट आई थी और मोनिका जी ने सीखा, उम्र चाहे कोई भी हो, बदलना और समझदारी से जीना हमेशा संभव है।